स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। हम सीख चुके हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एंड हमारा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मल्टीपल फार्मिंग। यहाँ पे मल्टीपल फार्मिंग क्या होती है? एक ही फार्म में कई सारे क्रॉप्स को उगाना थ्रू आउट द ईयर एक साइकिल में। लाइक पहले एक क्रॉप उगाया समर सीजन में, एक क्रॉप उगाया विंटर सीजन में, एक क्रॉप उगाया रेनी सीजन में एंड उसकी साइकिल चलती रहे। वो हम क्यों करते हैं हमने सीखा था, ठीक है। उसका रीज़न क्या है वो आप कमेंट डाउन करिए। याद है आपको रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लैंड जो है वो इंडिया में या फिर इनफैक्ट पूरी दुनिया में अब जितना है उतना ही है। इस अर्थ पे जितना लैंड है उतना है, जितना पानी है उतना पानी है। अब तो उसका हमको बेस्ट यूज़ करना है। तो इसीलिए हम कोई भी जो लैंड है उसको यहाँ पे आइडल नहीं छोड़ सकते, उसको हम ऐसा फालतू नहीं छोड़ सकते। दैट्स वाई वी डू मल्टीपल क्रॉपिंग, जिससे हम साल भर के अंदर एक ही जगह से 2 या 3 क्रॉप्स उगा सकें बजाय सिर्फ एक क्रॉप के। एंड उसके लिए हमको काफ़ी सारी नई नई चीज़ों की भी ज़रूरत है, लाइक इरिगेशन, नई नई चीज़ें, लाइक जो भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हमारे पास वो नहीं होंगी तो हम साल में 2-3 क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे। क्योंकि साल में बारिश तो एक ही बार होती है, लेकिन जो बाकी सीजन्स में क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनको भी इरिगेशन की ज़रूरत है। तो अब वो इरिगेशन की ज़रूरत वो कैसे मीट करेंगे? बाय मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जैसे कि हमारे ट्यूबवेल्स हो गए, जैसे कि हम थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर पानी यहाँ पे हम पाइपलाइंस में भेज पाएँ, जैसे हम इरिगेट कर पाएँ फील्ड्स को। एंड जो गांव होते हैं जिनमें ये फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ के लोग काफ़ी प्रॉस्परस हो पाते हैं, बिकॉज वो एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। अब ये बात हो गई साल भर की, उसी सेम पीस लैंड में ज़्यादा ग्रो करने की, ज़्यादा किस तरीके से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। लेकिन अगर एक ही टाइम पे जब एक ही क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसी टाइम पे उसी लैंड पे, मान लीजिए ये ही लैंड है हमारा, ये हमने पिछले उसमें ड्रॉ किया था मैंने आपको समझाने के लिए कि ये हमारा, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये हमारा लैंड पीस है, जहाँ पे मान लीजिए 10 क्विंटल हर इस लैंड पे 10 क्विंटल वीट मान लीजिए प्रोड्यूस हो सकता है। 10 क्विंटल यहाँ पे वीट प्रोड्यूस हो सकता है इस लैंड में, इतना जो लैंड हमारे पास ये एरिया है। लेकिन मैं चाहूँ कि यहाँ पे 20 क्विंटल प्रोड्यूस हो पाए या 20 क्विंटल से भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाए, तो उसका एक हमारा आंसर है मल्टीपल क्रॉपिंग के जैसा एक मेथड है हमारे पास। एक दूसरा मेथड है जो कि है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अगर मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करूँगी यहाँ पे, तो ये जो मेथड्स हैं ये मुझे हेल्प करेंगे कम लैंड में, जो एक फिक्स्ड रिसोर्स है। फिक्स्ड रिसोर्स मतलब जो बढ़ नहीं सकता है, लैंड बढ़ नहीं सकता, तो वो फिक्स्ड जगह पे मैं ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर पाऊँ, ज़्यादा कैसे क्रॉप्स ग्रो कर पाऊँ, वो मैं कर सकती हूँ थ्रू दीज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में, जो कि ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का जो सोर्स है, जो उपज हुई है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की, वो हुई थी थ्रू, यहाँ पे हम देखते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है, ग्रीन से ही लिखते हैं इसको, अच्छा लगेगा, है ना, याद रहेगा अच्छे से। ग्रीन, कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। रेवोल्यूशन, हमारे जो देश में एक आया था हरित क्रांति, आपने सुना हो अगर, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? चेंज लाना। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है आपने, सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया था, देश में चेंज आया था। अब ये जो ग्रीन कलर का रेवोल्यूशन है,
ये ग्रीन कलर का रेवोल्यूशन है जो वो था देश में ग्रीनरीनेस में, देश में जो क्रॉप्स हैं, जो फार्मिंग है, फार्मिंग का हम सोचते तो हम क्या इमेजिन करते हैं, मस्त पंजाब चंडीगढ़ टाइप जगह इमेजिन करते हैं जहाँ पे ग्रीन ग्रीन मस्त खेत हैं, वहाँ पे फसल लहरा रही है, मस्त ऐसे अच्छा सा ऐसे लग रहा है, वीट जो भी है वो ग्रो हो रहा है, ये इमेजिन करते हैं, पूरी ग्रीनरी आ जाती है दिमाग में। ग्रीन कलर को साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि अगर हम ग्रीन कलर देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो भी रिलैक्स होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा घर के बाहर भी जाना चाहिए, पेड़ों वेड़ों को देखना चाहिए, थोड़ा गार्डन में खेलना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ऑफ कोर्स, बट वो सब भी करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, बेसिकली इंडिया जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपको पता है, एंड लैंड जो है, लैंड मास हमारे पास पूरी दुनिया भर का सिर्फ 2.4% लैंड मास है हमारे पास, सिर्फ 2.4% लैंड मास है इंडिया के पास, एंड पॉपुलेशन तो 2.4% से बहुत ज़्यादा है ना। दुनिया की हम एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम, और हमारे पास लैंड मास सिर्फ इतना सा है। तो अब इसी लैंड मास पे हमको इतना क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे जिनसे कि हम अपने पूरे देश के लोगों को यहाँ पे फीड कर पाएँ, एंड ऐसा पहले नहीं हो पाता था। पहले इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देश के बढ़ गए थे, जिससे पूरा देश का जो इकोनॉमी है, जो हमारा हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो पूरी इकोनॉमी जो देश की थी वो हिल चुकी थी। क्यों? क्योंकि देश को इम्पोर्ट करने पड़ रही थी चीज़ें। इम्पोर्ट का मतलब होता है हम कोई दूसरा देश है उससे हम सामान ला रहे हैं। अब हम आईफोन ला रहे हैं, वो चलता है कि ठीक है, आईफोन हर किसी को नहीं चाहिए, मतलब वो उनकी कंपनी का है, उनके बाहर के देश का, यूएस का है, तो वो ठीक है, चलता है। हम टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बट एक जो बात होती है प्राइमरी चीज़ों की, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, और जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ की, अगर वो एक कंट्री मीट नहीं कर पाती है खुद की, तो ये एक बहुत चिंता का विषय होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया, इम्पोर्ट्स बहुत करते थे हम, एंड फिर हमने नोटिस किया कि ये जो हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं उसमें भी द क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, एंड देश की इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा तो असर पड़ रहा है बुरा, तो उसको हमको करना था स्टॉप। तो अब वो स्टॉप हमने कैसे किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू किया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, एक जो लैंड मास है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा दी। प्रोडक्टिविटी मतलब जैसे अगर मैं अगर लिखने बैठती हूँ एंड मैं 1 घंटे में मान लो 10 पेजेस लिख सकती हूँ, वहीं मैंने अपनी राइटिंग स्पीड पर बहुत काम किया, राइटिंग क्वालिटी पर बहुत काम किया, और मैंने बहुत मेहनत करी, और मैं अब 1 घंटे में 20 पेजेस लिख पाती हूँ। तो ये हो गई मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़, कि सेम टाइम में सेम रिसोर्सेज के साथ, सेम कॉपी पेन के साथ मैं अब 20 पेजेस लिख पा रही हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। वैसे ही लैंड की प्रोडक्टिविटी, अब लैंड कोई इंसान तो है नहीं, पर लैंड की प्रोडक्टिविटी हमको अब बढ़ानी है, लेकिन है उतना ही लैंड, तो अब उसकी प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाते हैं, थ्रू वेरियस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है हमारे पास, HYV सीड्स आ जाते हैं हमारे पास, न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज़, मॉडर्न मेथड्स, साइंटिफिक स्टडीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्टडीज़, बहुत सारी सब स्टडीज़ को मिला करके हमारा बन जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब इसमें these include the use of HYV seeds। HYV seeds क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी, नाम से स्पष्ट है। हाई मतलब ज़्यादा, यील्डिंग मतलब हमको जो आउटपुट दे रहे हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा दे रहे हैं, हमारा जो यील्ड है, हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ा रहे हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो हमारा आउटपुट सेम जगह से बढ़ा रहा है। मान लीजिए अगर जरा यहाँ इतना एरिया है, मान लीजिए इतना हमारा लैंड है,
छोटा सा हमारा लैंड है बहुत ही, तो अब इस लैंड पीस में 10 क्विंटल ही यहाँ पे हमारा उग सकता है, जो हमारा सपोज मान लीजिए वीट है। लेकिन अगर हमने नॉर्मल सीड्स के बजाय हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया तो सेम जगह पे हमारा 40 क्विंटल प्रोडक्शन होने लगेगा, 4 गुना। हर सीड में ऐसा नहीं होता, हो सकता है कभी 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना तो हो सकता है हमारा 40 क्विंटल प्रोडक्शन होने लगे सेम लैंड में। सिर्फ हमने जो बीज यूज़ करे, यहाँ पे सिर्फ जो बीज यूज़ कर रहे हैं हमने वो चेंज कर दिए। कौन से यूज़ करने लग गए हम? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। अब ये सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें केमिकली चेंजेस किए गए होते हैं। उन सीड्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती हैं कि वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं। लेकिन अब उन्हीं सीड्स को यूज़ करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, इरिगेशन भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि उन सीड्स को पानी भी ज़्यादा चाहिए, एंड फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स सब रिक्वायर्ड होते हैं उन सीड्स के कारण। और ये सब हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डाल दो, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाल दो, बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी को यूज़ कर दो, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स जैसी, और इन सब से क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत बड़े मार्जिन से। ऐसा नहीं कि 10 का 11 हुआ, ऐसा हो गया 10 का 20 हो गया। ऐसे तरीके से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करने में ये सारे मेथड, पूरा जो है ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हर चीज़ के प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। आप अगर आगे चल के साइंस लेंगे उसके प्लस माइनस होंगे, कॉमर्स लेंगे उसके प्लस माइनस होंगे, आर्ट्स लेंगे उसके प्लस माइनस होंगे। आई नो बहुत कन्फ्यूजन में भी रहते हैं बच्चे, बट इट्स की कोई भी चीज़ परफेक्ट चॉइस नहीं होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये 100% करेक्ट है और ये 100% रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होता है। लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। मैं आज तक कंफ्यूज रहती हूँ इस चीज़ पे, और आप लोग भी हो सकता है रहते हो, कि हम या तो किसी इंसान को बहुत अच्छा बोल देते हैं या तो किसी को बहुत बुरा बोल देते हैं। बट लाइफ होती है ग्रे, इट्स नॉट ब्लैक और वाइट। बीच का एक रास्ता हमको पकड़ के चलना होता है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़े ही जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है 8 घंटे खेल रहे हैं तो खेले ही जा रहे हैं। एक बीच का हमको रास्ता चूज़ करना चाहिए कि हाँ 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे खेला, 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे खेला। इट्स मॉडरेशन। लाइफ में हर चीज़ मॉडरेशन में होती है। ऐसे ही हर चीज़ के प्लस और माइनस साइंस दोनों होते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि खेलना बुरी बात होती है तो बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि बाहर जाके आप खेलेंगे तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगी। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगी, ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होनी ही होनी है, और आपकी पढ़ाई में उसका अच्छा इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। हैविंग सेड दैट, ये नहीं बोल रही हूँ दिन भर जाके खेलते रहो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्ले एज वेल एज टू स्टडी। क्योंकि आपने सुना होगा कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आपका माइंड आपको हेल्दी चाहिए, शार्प चाहिए, तो सिर्फ बादाम खाने से नहीं होता है। बादाम खाना इज़ अ गुड थिंग, खाने चाहिए, बट ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, खेलना कूदना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। और उससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर सब कम रहेगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, एंड अल्टीमेटली मार्क्स में भी वो असर दिखेगा ही, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अब हम बात कर रहे थे गुड और बैड साइड की, तो अब इसके हमने गुड साइड तो देख लिए। गुड साइड क्या है कि हमारा प्रोडक्शन ये यहाँ से पूरा फुर्र करके एकदम ऊपर बढ़ गया, उड़ गया। लेकिन उसके माइनस डाउन साइड्स भी हैं। डाउन साइड्स क्या हैं कि अगर हम खाना ही हुआ ना, हमारे सीड्स में से फसल निकलेगी और वो फसल को हम कंज्यूम करेंगे। अगर हम सीड्स में ही इतने केमिकल्स डाल देंगे तो वो खाना पल्यूटेड नहीं हो गया। हम जो खा रहे हैं फिर उससे कहीं ना कहीं आप लोग जो उसको खाएंगे उनको डिजीजेस नहीं होंगी। केमिकल वाला खाना इज़ नॉट हेल्दी, ये हम सबको पता है, बट अगर हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो तो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, सबकी बॉडी के अंदर जाएगा, एंड ऐसे ही लोगों को इसलिए डिजीज़ेस भी ज़्यादा हो रही हैं।
दूसरा एक चीज़ ये है कि हम कहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉइल में। कहाँ कर रहे हैं? लैंड पे। अब जो सॉइल है, सॉइल में हम डालते जाएंगे इतने सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फलाना ढिमकाना सब चीज़ें, तो क्या सॉइल ख़राब नहीं होएगी? अगर आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर दोगे, जहाँ पे 10 का अगर जहाँ पे 5 क्विंटल चीज़ उग सकती है, आप वहाँ पे 15 क्विंटल उगाने की कोशिश करोगे और उगाओगे भी, तो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में कभी ना कभी तो ज़मीन वापस रिपेल करेगी, वापस जवाब देगी। एंड ज़मीन की क्वालिटी, जो उसकी फर्टिलिटी है, जिसमें हम उगा सकते हैं अच्छी तरीके से, वो फर्टिलिटी ही पूरी सॉइल की, पूरी लैंड की ख़त्म हो जाती है आफ्टर 4 to 5 years, नहीं तो 10 साल के अंदर तो पूरी ख़राब हो जाएगी। एंड फिर अब ज़मीन ख़राब हो गई तो अब हमको और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन, ऐसे विशियस साइकिल बन जाती है एक। कंटिन्यूसली हमको ये सब चीज़ें डालती रहनी पड़ेंगी, तभी हम यहाँ पे उगा पाएंगे चीज़ें। और तीसरी एक और चीज़ होती है, ऐसी और भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट को, इन केमिकल्स से, हेल्थ को, जानवरों की हेल्थ को, इवन जो ये ग्राउंड लेवल है, मान लीजिए यहाँ पे फसल उग रही है, ठीक है, अब ये लैंड है, सॉइल की लेयर्स होती हैं, नीचे 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 तक फर्टिलाइज़र गए, एक पॉइंट के बाद पानी होता है, वो पानी के अंदर भी वो पल्यूटेंट्स, वो फर्टिलाइजर्स, वो केमिकल्स का असर पहुंच जाता है एंड पानी भी पल्यूट होने लगता है। तो ये सब हमारे थे डाउन साइड्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, भी हमने पढ़ लिए। रिलेटेबल एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। थिंक ऑफ योर गार्डन वेयर यू ग्रो डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। यू प्लांट मैरीगोल्ड्स in the summer and roses in the winter. This is similar how farmers practice multiple cropping. ये एक multiple cropping का एग्जाम्पल है। आपका गार्डन है, उसमें आप अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्लावर्स प्लांट कर सकते हैं। तो जब आप अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्लावर्स प्लांट करते हैं, दैट इज़ लाइक जो मल्टीपल क्रॉपिंग होती है कि रोटेशन में कर रहे हैं, हर सीजन में अलग क्रॉप्स। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग HYV सीड्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, हमने पढ़ा, एंड विच इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा को इमेजिन करते हैं ना हम जब भी फार्मिंग का सोचते हैं, ऐसा हर जगह होती है देश में वैसे फार्मिंग, बट स्पेशली इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, एंड ये सब मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे फार्मिंग में और मॉडर्न फार्मिंग से और मल्टीपल क्रॉपिंग से सबसे जो देश का जो हम पहले पढ़ाया मैंने आपको कि कम चल रहा था हमारे पास, हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था, आज की डेट में हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। आई थिंक आपको कि अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा जो आज हमने पढ़े हैं टॉपिक्स। एंड कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड कुछ भी अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट कर देना, एक थम्स अप दे देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।